नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज की खूबसूरत सी क्लास में। आज हम देखेंगे मेरा अध्याय जो चलेगा चैप्टर नंबर 5 है और यह हिस्ट्री का अंतिम सब्जेक्ट है, सॉरी अंतिम चैप्टर है। यानी यहाँ के बाद हिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग राजनीतिक या भूगोल या अर्थशास्त्र इनमें से कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे। आज हम देखते हैं जो मेरा चैप्टर है वो रहेगा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यानी जब मुद्रण संस्कृति की बात आती है उसके बाद आधुनिक दुनिया में क्या बदलाव आता है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। अब मुद्रण जैसे बात करते हैं तो मुद्रण मतलब क्या होता है? छापना। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे छापने वाली क्या होता है ना कि सबसे पहले जब भारत में देखते हैं या जो हमारे जो पुराना सभ्यता था जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं, उसके बाद एक हाथ से लिखने वाली कला आई थी। यानी जिसे हाथ से लिखते थे उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो उस प्रकार हाथ से जो लिखे वस्तु थे या हाथ से लिखे जो कागज़ पुर्जा या हमारे पास जो एविडेंस रहता था वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते थे। क्या होता, वो एक समय के बाद नष्ट हो जाता था या भूल जाता था। या कई कारण होते हैं जो अगर लिखित हमारे पास PDF के फॉर्म में यानी पेपर के फॉर्म में, जैसे आप लोग अगर कहीं भी अभी जाते हैं तो विज्ञापन देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो इससे ये हो छापने की कला, इसको लंबे समय तक रखा जा सकता है क्योंकि इसको मल्टीपल कॉपी हम कर सकते हैं। लेकिन वो जो लिखने की जो हम हाथों से लिखते थे उसको मल्टीपल कॉपी नहीं किया जा सकता। किया जा सकता उसमें बहुत लंबे समय लगता था, बहुत अत्यधिक मेहनत लगता था। तो हम वही आज पढ़ेंगे कि जो मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे होता है और जो आधुनिक दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बेसिकली आज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे और यह क्लास जो थोड़ी लंबी होगी इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे। और इससे पहले हम ऑलरेडी जो 4 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं और अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेंगे। और किस किस ने अभी तक वो सभी क्लास को देखा है उसको अभी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमने देख लिया है और समझ में आया है। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है या ऐसा कुछ चीज़ है जो छूट गया है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, उसको हम कमेंट सेक्शन में जवाब बता देंगे। या फिर एक वीडियो ले आएंगे उसमें जितने भी जो क्वेश्चन है वो सभी को हम ले लेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पूछना है और भी इस लास्ट तक इस क्लास में बने रहना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब बात करते हैं कि मुद्रण संस्कृति का यानी जैसे छापने वाले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास जो होता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो विकास होता है वो चीन, जापान और कोरिया में हुआ था। सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ था। यानी जो ये छापने वाली टेक्नोलॉजी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलप होता है सबसे पहले कहाँ पर होता है? जापान, कोरिया और चीन में होता है। चीन में यह टेक्नोलॉजी का क्या होता है? विकसित होता है सबसे पहले। इसके बाद यानी चीन में हम जब देखते हैं तो चीन में जो ये टेक्नोलॉजी का विकसित होता है 594 ईस्वी के बाद यह चीन में क्या होता है? विकसित होता है। 594 ईस्वी के बाद विकसित होता है। जो उसमें क्या होता था ना कि एक लकड़ी के तख्ता जो हुआ करता था, जैसे हम ब्लॉक यानी जो उस लकड़ी के तख्ते पर क्या करते थे? ब्लॉक, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, और उसमें स्याही लगा करके स्याही लगाते थे। और उस समय के जो पेपर थे आज के पेपर जैसा नहीं था, वो पारदर्शी पेपर हुआ करते थे। और पारदर्शी पेपर में क्या होता है कि अब सपोज दैट ये कोई लकड़ी के तख्ता है, अभी जो लकड़ी वाला बना हुआ इसमें क्या करे, कोई यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें स्याही लगाया हुआ है और इसके ऊपर हम पेपर को रखते हैं। और जब पेपर को रखेंगे तो हम इसको जब आप देखेंगे कि आप ज़्यादा पेन को एक पेज में खींच लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा पेन को खींचिए, अब उसमें अगर साटेगा तो जो इसमें लिखे हैं वो अगले पेपर जो यहाँ लगाएंगे उसमें भी आ जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये जो तख्ते में जो बनाया लिखा हुआ था उसको पेपर से यहाँ स्याही लगा करके इसमें रखते थे और वो एज इट इज छप जाता था। और उस समय के पेपर ऐसे नहीं हुआ करते थे जो हम दोनों तरफ लिख सकते हैं। यानी वो समय जो पेपर थे वो झिरीदार थे। यानी झिरीदार का कहने का मतलब है कि पारदर्शी थे। तो उस तरह से पेपर में क्या होता है कि दोनों तरफ नहीं लिखने सकते थे। इसके बाद जो दोनों तरफ छपाई करना उसमें क्या था? मुश्किल था। कागज़ के दोनों तरफ सीटों को क्या करते थे? मोड़ देते थे। और दोनों तरफ सीटों को मोड़ने के बाद उसे पिन अप कर दिए थे। यानी उसमें पिन के तो प्रचलन था नहीं, यानी पिन का कोई जानता नहीं था, तो वो सील देते थे। जिसे हम कहते हैं एकॉर्डिक बुक बनाई जाती थी, मोड़कर एकॉर्डिक शैली में बनाया जाता था।
एकॉर्डिक शैली में आप लोग पढ़े होंगे, से आप एनसीईआरटी देखे होंगे, तो उसमें लिखा गया है कि जो एकॉर्डियन शैली में बनाया जाता था। एकॉर्डियन शैली क्या था, तो पेपर को मोड़ दिया जाता था दोनों तरफ से और उसको सुई से फिर क्या होता सी देता था, या कांटों उसमें सुई का तो भी था नहीं, तो कांट से क्या करता था, सी देता था। इस प्रकार से उस समय जो एकॉर्डियन शैली का प्रचलन था, समझे। अब हम जब देखेंगे कि उन जमाने में किस तरह किताबों छापी, जो किताब थी उस समय किस तरह से छापी जाती थी और उन्हें क्यों पढ़ना पड़ता था और क्यों पढ़ाया जाता था। तो जब बात करते हैं कि एक लंबे समय तक क्या होता है, चीन में राजतंत्र हुआ करता, अभी भी क्या उसमें राजतंत्र था, अभी भी राजतंत्र है। तो लंबे समय तक राजतंत्र ही छापे, जो चीन में जो राजतंत्र था उसे छापे हुए जो किताब थे उसका वो अधिक मात्रा में उत्पादक करता था, यानी कंज्यूमर करता था। और ऐसा क्यों करता था, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। उस समय जो प्रशासनिक में सिविल सर्विस, जैसे आज यूपीएससी देखते हैं, पीसीएस देखते हैं, इस तरह से उस समय भी चीन में हुआ करता था। तो उसमें क्या होता है कि बहाली की जाती है, तो उसमें पढ़ने के लिए आवश्यकता होता है। इन परीक्षाओं के लिए जो चीन के राजतंत्र में बड़े पैमाने पर पुस्तकें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा शामिल, जो 16वीं सदी में की बात आती है, जब 16वीं सदी में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है। आप देखेंगे 16वीं सदी की बात जब आती है तो 16वीं सदी में क्या होता है, जो ये परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी लोग थे उसकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए किताब छापने की जो रफ्तार भी बढ़ गई, जो किताब छापने की जो रफ्तार थी वो बढ़ गई। और उस समय में ऐसा नहीं था कि जो विद्यार्थी थे वही सिर्फ किताब को पढ़ते थे, बल्कि उस समय में जो किसान वर्ग के लोग थे या जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उस समय भी उसको पढ़ते थे। ऐसा क्यों, इसलिए क्यों उसको पढ़ते थे, क्योंकि जब कोई भी वस्तु है, उसमें जो वस्तु है उसकी अब उसका दाम इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इसको पकड़ने के लिए यानी इसको जानने के लिए क्या करते थे, वह पढ़ते थे। और अब छपाई केवल बुद्धिजीवों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रह गया था। जब उस समय की बात आती है तो वो जो छपाई था उसे बुद्धिजीवी लोग और जिसको अधिकारियों लोग के पढ़ने के लिए वो छपाई होता था। बट जब ये जो किसान या व्यापारी लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो वहीं तक सीमित नहीं रह जाता था, ठीक है। और उस जो छपाई में क्या होता था, कहानी, कविताएं और जीवन आत्मकथा, ये जीवन में ये जीवनी जिसको बोलते हैं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छापकर आने लगी थी। इससे पढ़ने के शौक, जो शौकीन लोग में जो पूरे शौक यानी जो शौकीन लोग हुआ करते थे, जैसे कई लोग जो हैं जो शौक से पढ़ा करते हैं, अब जो उसे शौक से पढ़ने लगे थे, इसको तादाद में बड़ी मात्रा में लोग इसे खरीदने लगे। अब खाली समय में जो शौकीन लोग थे वो खाली समय में क्या करते थे, उसे पढ़ते थे। तो जब बात आती खाली समय में पढ़ना एक फैशन भी बन गया। जो शौकीन लोग हुआ करते थे वो नाटक हो गया, आत्मकथा हो गया, ऐसे तमाम तरह से देखेंगे कि हम फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में लोग पढ़ने लगे। और एक पढ़ने का उस समय एक दौर भी डेवलप हो गया, यानी पढ़ने का एक फैशन जैसा बन गया, पढ़ना एक फैशन हो गया। और अभी के ज़माने में क्या है कि रील देखना एक फैशन हो गया है, समझे। तो आप लोग भी रील को हटा दीजिए, बंद कर दीजिए। और रील को क्या है कि माइंड को समझने की शक्ति गिरा देती है। ऐसे हम लोग भी कई बार इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट इसे क्या बचना है। आप 1 मिनट में जो देखते हैं, आपको ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 40 से 45 मिनट का होगा, जिसमें कि आपको इसको देखने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि 1 मिनट में ही सब कुछ चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जब ये मुद्रण संस्कृति का विकास होता है और जो आधुनिक दुनिया में क्या असर पड़ता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो किताब पढ़ने की शौक बनी थी, इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अभी भी जो लोग हैं एक नई दुनिया की तरफ लोग अभी अग्रसर हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी अधिकतर लोग जो क्या है 1 मिनट के शॉर्ट्स पर विश्वास करते हैं, उस पर देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उसमें एक पढ़ने का शौक ही बन गया था। और जो रईस महिलाएं थी उसमें जो रईस महिलाओं भी पढ़ने को शौक बढ़ने लगा और उसमें कईयों ने तो अपनी कविताएं, कहानियां भी छापी। जो रईस महिलाएं थी उसमें रईस महिलाओं को भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और कई ऐसे महिलाएं भी हुई जो अपने
अपना कविता या अपने आत्मकथा या अपना कुछ कहानी लिखने लगे। अब हम देखते हैं कि जापान में यह जो जापान में छपाई कैसे आया, जापान में छपाई कैसे वहाँ पे कैसे प्रारंभ हुआ। जैसे हम देखते हैं ना कि जापान में मुद्रण का जो विकास होता है, यानी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास होता है, वो जापान में देखते हैं, कोरिया में देखते हैं, चीन में। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले चीन पर हुआ था। अब जापान में यह कैसे आया उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जापान में यह कैसे आया। जापान में जो छपाई थी वो कैसे आया। जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान में छपाई कैसे आया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जो बौद्ध धर्म प्रचारक होता है, यानी उस समय क्या होता है 563 बीसी में क्या होता है, जैसे हम बात कभी क्या कर रहे थे 594 के बाद क्या होता है प्रिंटिंग में से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलप होता है। यानी जब चीन में हम देखते हैं तो जो छपाई का विकास होता है धीरे धीरे। 563 में ये सब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसके बाद क्या होता है बौद्ध धर्म का प्रसारक जो सिल्क रोड के माध्यम से यूरोप में जाते हैं और इस सबसे पहले कहाँ पर जापान में जाते हैं। जो बौद्ध प्रचारक थे वो कहाँ पर जाते हैं? जापान में जाते हैं। जो बौद्ध प्रचारक कहाँ पर जाते हैं? जापान में जाते हैं। यानी 768 से 770, तो 768 और 770 की जब बात आती, 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान लाया। यानी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जो बात होती है तो जो जापान है वो 768 से 770 ईस्वी के आसपास में वहाँ पर लाया था। अब बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र, यानी बौद्ध धर्म की किताब है क्या चीज़? डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में छपी थी। 868 में बौद्ध धर्म की किताब है क्या चीज़? डायमंड सूत्र। यानी बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र जो 868 में छपी थी, जो जापानी भाषा में सबसे पुरानी किताब माना जाता है। ये जो 868 में बौद्ध धर्म की जो किताब है डायमंड सूत्र, इसको 868 में छापा गया था। कहाँ पर? और यह जापान का सबसे मतलब पुराना, यानी जापान भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। यानी जापान में इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि जापान में छपने वाली पहली पुस्तक थी। कौन था? डायमंड सूत्र। यह जापान में छपने वाली पहली पुस्तक है। इसको सबसे पुराना माना जाता है। कहाँ का? जापान का सबसे पुराना पुस्तक माना जाता है। जब उस समय की जब बात आती है, उस समय पुस्तकालयों और किताब की दुकानों में हाथ से छपी किताबें में अन्य सामग्रियाँ भरी पड़ी हुई थी। जब उस समय की जब बात करते हैं तो जो पुस्तकालय था या दुकान था, वो जो किताब हुआ करता था उसमें कई तरह की और भी जो फिगर है यानी चित्र है वो छपी हुई मिलती थी, जिसमें हम देखते हैं कि जो कवि अगर लिख रहा है किसी कविता को, उसका भी फिगर बनाया जाता था। से बात करते हैं कि किताब कई विषयों पर उपलब्ध होती थी। उस समय की जो जैसे कई विषय होते थे, जैसे महिलाओं में संगति के साजे और हिसाब किताब, ऐसे कई विषय पर उपलब्ध थे किताब। और बात करते हैं कि चाय, अनुष्ठान और फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी जाती थी। रसोई पर अधिकतर महिलाएं भी लिखती थी। ठीक है, जब रईस घर की जो महिलाएं पढ़ती थी, यानी जो अमीर घरों की महिलाएं पढ़ने लगी थी, तो उस समय ऐसे लिखते थे वो सभी। अब यूरोप में जो होता है मुद्रण का आना कैसे होता है? जब यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में मुद्रण कैसे जाता है, यानी जो प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का विकास यूरोप में कैसे होता है? यूरोप में क्या होता है? यूरोप में मुद्रण का जाना। यूरोप में मुद्रण का जाना, ऐसे होगा यूरोप ना, यूरोप में मुद्रण का जाना। तो हम बात करते हैं यूरोप में मुद्रण का जाना कैसे हुआ, यानी यूरोप में मुद्रण जो होता है ये टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे जाता है। तो आप यह जानते हैं कि सिल्क रोड के माध्यम से क्या होता है? सिल्क रोड के माध्यम से यूरोप में मतलब व्यापार हुआ करता था। और चीन से जो कागज है यूरोप में पहुंचा, यानी कब पहुंचा? तो 11वीं शताब्दी में पहुंचा। 11वीं
11वीं शताब्दी में सिल्क रोड के माध्यम से यह जो कागज़ है यूरोप में पहुंचता है। कागज़ बेसिकली क्या, किताब कहाँ पहुंचता है, यूरोप में पहुंचता है। जब बात करते हैं कि 1925 में मार्को पोलो यानी चीनी से मुद्रण का ज्ञान लेकर कहाँ से, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, इटली का, जो जहाँ पर आया था यह भारत में भी आया था और सबसे पहले यह चीन में भी आया था। मार्को पोलो 1925 में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्को पोलो चीन में कब आया था, तो 1925 में मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी कुछ पूछ चुका है यह क्वेश्चन कि मार्को पोलो, क्वेश्चन ये पूछा है कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, या तो ये इटली का यात्री था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या होता है कि जब मार्को पोलो चीन में आता है तो उससे एक ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, यानी जो कागज़ किताबों की जो कागज़ यानी किताब था वो सबसे पहले कहाँ पर, यहीं पर छापने की कला को उसका ज्ञान होता है। अब किताबों की बढ़ती मांग जब यूरोप में गया तो किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेख या जिसको कातिब को रोजगार देने लगे। उसमें क्या बोलते हैं, सुलेख। यानी जो किताबों की दुकान में जो काम करते थे उन्हें क्या कहते हैं, सुलेख, या दूसरी भाषा में कहते हैं कातिब। उस समय जो किताब यानी दुकानदार होते हैं वो कातिब को रोजगार देना स्टार्ट कर देते हैं। हस्तलिपियाँ जो हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। अब जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बात किए कि हमारे यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या था, हाथों से लिखी जाती थी जिसे पांडुलिपि कहते हैं, तो उसका मांग बहुत तेज़ी से, तो उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना जल्दी वो तेज़ी से कॉपी नहीं किया जा सकता है। बल्कि जो मशीन का विकास, जब धीरे धीरे मशीन का विकास हुआ तो इजीली वह बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है, उसकी कई कॉपी बनाया जा सकता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि वो झारीदार वाली जैसी कागज़ में दोनों तरफ छापना मुश्किल हो गया था, मुश्किल था, उसमें छापा नहीं जाता था। इसके कारण भी यानी जब डिमांड बढ़ा तो उसको पुराना बहुत असंभव सा हो गया। अब जब बात करते हैं कि गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, इसके बाद क्या होता है, गुटेनबर्ग में क्या होता है, प्रिंटिंग मशीन का क्या डेवलप होता है, यानी प्रिंटिंग मशीन वहाँ पे लगता है। इसके बाद के हम समय को देखते हैं। गुटेनबर्ग में क्या चीज़ का बात हो रहा है, प्रिंटिंग या मुद्रण, जिसको छपाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस। तो योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। जो यूहान जो होते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, यानी यूहान गुटेनबर्ग एक नाम ही है। यूहान गुटेनबर्ग एक नाम ही है, जिसके पिता क्या होते थे, वो व्यापारी होते थे, और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। यानी उन समय उनके जो पिता थे वो खेती के रियासत में ही पल बढ़ के क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। वह बचपन से ही तेल, यानी बचपन से ही तेल और जैतून पे जो पेरने की मशीन देखता आया था, जो नाम आता है यूहान गुटेनबर्ग। इसके पिता क्या हुआ करते हैं, इसके पिता जो किसान यानी पिता के व्यापारी, यानी इसके पिता के क्या थे, व्यापारी थे, और वह बचपन से ही क्या खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुए थे। कौन, यूहान गुटेनबर्ग। यानी इनके पूरा जो परिवार है वो खेती की रियासत में ही थे। और उस समय देखेंगे कि जो तेल या जैतून, तेल या जैतून क्या है, जैतून, तेल या जैतून को जो पेरने की मशीन जो ये यूहान गुटेनबर्ग हैं, ये तेल और जैतून के जो निकालते हैं मशीन, उसको ये बचपन से ही देखते आए हैं। बाद में उनको पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीख ली।
बाद में ये जो कौन है, यूहान गुटेनबर्ग, यह पत्थरों में भी पॉलिश करने, जो पॉलिश करते हैं ना, यानी जो जिसको क्या बोलते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, और इन्होंने पेंट करने की भी कला सीख ली। फिर क्या होता है, सुनामी और अंत उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। जो शीशे की इच्छित आकृति है और उसको गढ़ने में ये महारत, यानी शीशे को देख करके या चित्र को देख करके ये क्या बना देते थे, यानी उसकी आकृति बना देते थे, और इसमें इनका क्या होता है कि महारत हासिल हो जाता है, यानी बहुत बड़ा इसमें वो खिलाड़ी हो बन जाते हैं। यानी बोलो तो जैसे कि कहते हैं ना कि आप लोग अगर किसी चीज़ में, जैसे कोई अगर मैथ में जिसको इंटरेस्ट है, तो आप उसको रात 12 बजे भी उठा करके बोलिए ना बनाने के लिए, तो बना देगा। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो यूहान गुटेनबर्ग ये क्या होते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं और उनको उस काम में इंटरेस्ट आ जाता है। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने एक नए आविष्कार के लिए किया, यानी इतना ज्ञान और उनके पास जो अनुभव था उसका जो इस्तेमाल होता है अपने एक जो नए आविष्कार के लिए करते हैं। जैतून प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श जो बनी और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातु आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। जो उस समय जैतून प्रेस की जो प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस जैसे ये देखिए, वो क्या कर जैतून मिलों में क्या कर तेल निकालने का काम करते थे, और इसमें जो प्रिंटिंग प्रेस था का आदर्श बनी और सांचे का उपयोग करने लगे, यानी उसमें सांचे का भी उपयोग या करना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अक्षरों की धातु आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। जो अक्षरों की धातु है ना, अक्षरों की धातु से एक आकृति को भी गढ़ने का प्रयास यह करने लगे। अब गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र जो होता है गुमकमल कर दिया। इससे सबसे पहली जो पुस्तक छपी वह बड़ी बाइबल, क्या थी, बड़ी बाइबल नहीं, वह थी क्या जी, बाइबल। यानी यूहान गुटेनबर्ग है जो छापने आपने जो महारत जिसने हासिल किया था और वो छापने वाली कला को विकसित करके जो पहली पुस्तक छापते हैं उसका क्या नाम था, बाइबल। यानी जो इन्होंने पहली पुस्तक छापा उसका नाम क्या था, बाइबल। शुरू में छपी किताब अपने रंग रूप में और साज सजा में हस्तलिखित जैसी ही थी। ये जो पहली बार जो छपी पुस्तक थी, क्योंकि हस्तलिपि साँचे का ही प्रयोग करके इसमें बनाया गया था, और ये जो पहली पुस्तक थी इसमें देखिएगा तो जो हाथों से लिखी जाती थी, जो पुस्तक हाथ से लिखा जाता था उसके जैसा ही था। और जब बात आती है 1400, यह जो पुस्तक है बाइबल इन्होंने अपनी कला से कब बनाया था, 1448 ईस्वी में बनाया था। याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब 1440 से 1440 बात आती है 1400, अपना इन्होंने टेक्नोलॉजी यानी वो उस मशीन को कब बना लिया था, 1448 में, और पहली पुस्तक भी छाप दी थी जिसका नाम क्या था, बाइबल। 1440 से 1550 के दशक तक, ये जो 1550 के दशक तक क्या क्या करते हैं उसके बारे में देखिए, समझिए। ये 1440 से 1550 तक पूरे यूरोप में ज़्यादातर देशों में छापने वाली कारखाने थे, छापने वाले मशीनों का कारखाने लगा दिए थे। 1440 से 1550 तक पूरे यूरोप में इन्होंने क्या कर दिया, मशीनें जो छापने वाली मशीन थी उसको लगा दिए। अब प्लाटेन क्या होता है, से लेटर प्रेस छपाई। प्लाटेन आप पुस्तक में देखेंगे तो प्लाटेन शब्द की जिक्र होता है, जिसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्लाटेन क्या होता है, उसके बारे में समझिए। प्लाटेन, जो लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता था। ये प्लाटेन क्या है, जो लेटर प्रेस छपाई होती थी, लेटर प्रेस छपाई में जो होती है, यह एक बोर्ड होती है। जो लेटर प्रेस जहाँ पे छपाई होता था, यह क्या होता है, एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की यह छाप ली जाती थी, टाइप की जाती थी या छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस जो इस्पात का बनने लगा।
यानी जो उसमें पहले क्या थे, हम चीन में जब देखते हैं तो चीन में उसमें काठ का ही तख्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में यह क्या होता है, इस्पात का बनते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाटिन कहते हैं। अब मुद्रण क्रांति और उसका असर कैसे पड़ा। जब मुद्रा यानी जो छापने वाली टेक्नोलॉजी आई तो उसमें क्रांति कैसे आई और उसका असर क्या पड़ा, तो उसके बारे में समझिए। जैसे बात करते हैं कि जो छापे खाने थे यानी छापने वाले कारखाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। पाठक वर्ग बोले तो एक पढ़ने वाले यानी अधिक मात्रा में, जैसे जिस समय हाथों से लिखा जाता था उसमें क्या था, यानी उतना विस्तार नहीं हो पाता था, जिसकी मांग अधिक थी। अब जब मांग अधिक होगी तो उसका जरूर उपयोग होगा। तो क्या होता है कि पाठन वर्ग पैदा हो गया, यानी जो पढ़ने वाले लोग का ही एक वर्ग बन जाता है। छपाई में लगने वाली लागत में श्रम कम हो गया। जो छपाई में पहले जो श्रम लगता था यानी जितने मजदूर लगते थे उतना मजदूर कम हो गए, क्योंकि मशीनों के द्वारा कम मजदूर में ही अधिक किताब बनाया जाने लगा। क्या होता है, छपाई से किताब की कीमत गिरी। जिस समय हाथ से जो लिखा जाता था उसमें श्रम लगता था, रोज अधिक मजदूर लगाना पड़ता था, उन्हें वेतन देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। लेकिन जब मशीनों में अधिक छपाई होने लगी तो किताब का भी कीमत क्या हो गया, गिर गया। बाजार किताबों से पट गई, यानी पाठक वर्ग भी बृहत हो गया। जब किताबों की दाम गिरी तो पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी वह अब पाठक बन गई। श्रोता मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोल रहा है तो उससे बहुत सारे लोग सुनने वाले होते हैं, उसे श्रोता कहते हैं। जो कई ऐसे लोग थे जो महंगाई के कारण किताब को नहीं खरीद सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे कोई लोग अगर भाषण दे रहा है तो उसकी बातों को सुनते थे, लेकिन जब किताब का दाम कम हुआ तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी। जो किताब था कब 1550 की बात हो रही है। ये समय तक किताब जो होता है वो समाज के सबसे निचली स्तर तक पहुंच जाता है। अब इसमें फिर आ जाता है धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर, यानी धार्मिक विवाद कैसे हो जाता है और प्रिंट में डर कैसे हो जाता है, उसके बारे में समझिए। अब प्रिंटिंग का डर देखिए, अधिकांश लोग अर्जनार्स को यह भय था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोह एवं जो धार्मिक विचार पनपने लगेगा। यानी अधिकांश लोग जो चाहते थे कि अगर जो ये मुद्रण है यानी जो छपाई में अगर नियंत्रण नहीं किया जाए, जिससे क्या होता था उसमें कोई लोग कुछ भी छाप रहे थे। कोई रसोइयों के बारे में छाप रहे हैं, कोई अपनी कहानी छाप रहा था, कोई लोक साहित्य छाप रहा था, कोई अपने धार्मिक के बारे में बता रहा था। जैसे जब 1848 की बात आती है तो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले बाइबल को छापा था। तो इस प्रकार से अधिकांश लोगों में भय हो गया कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विद्रोह एवं जो अधार्मिक और धार्मिक विचार पनपने लगेंगे। जैसे अधार्मिक और धार्मिक यानी जो एक धर्म को नहीं मानते हैं और एक धर्म को मानते हैं, और इन सबों में कंट्रोवर्सी होने लगेगी। अब धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग, धर्म सुधारक एक हुए मार्टिन लूथर किंग ने अपने लेख के माध्यम से कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया। कैथोलिक चर्च की कुरीतियों का वर्णन किया। कौन किया? ये धार्मिक सुधारक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। और जो कैथोलिक चर्च के बारे में जो कुरीतियाँ थी उनके बारे में क्या कमी था और क्या क्या उसमें खराबी था उसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया। टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे के कारण चर्च का विभाजन हो गया। टेस्टामेंट के लूथर जो तर्जुमे के कारण चर्च का क्या हो जाता, विभाजन हो जाता है एवं प्रोटेस्ट धर्म सुधारक की शुरुआत हुई।
जब चर्च का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तब क्या होता है कि प्रोस्टेट सुधारक की शुरुआत होती है। यानी मतलब उसमें कैसे अत्यधिक सुधारक किया जाए और उसमें कैसे उसको बचा करके रखा जाए, और उसको प्रोस्टेट करने लगे। जो प्रोस्टेट कर रहे थे यानी उसको जो खिलाफ उसके खिलाफ कर रहे थे, उसको क्या, उसके बाद उसकी क्या होता है, धर्म सुधारक की शुरुआत हुई। धर्म विद्रोहियों को सुधारने हेतु रोम चर्च ने एक विजस आरंभ किया। एक विजस आरंभ क्यों किया गया था, इसके बारे में पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि एक विजस आरंभ क्यों किया गया था। धर्म विद्रोहियों को सुधारने के लिए रोम चर्च ने यह क्या किया था, आरंभ किया था। 1858 में रोमन चर्च ने प्रतिबंध किताबों की सूची प्रकाशित की। 1558 की बात कर रहे हैं, 1558। अब जो रोम के चर्च है, जो रोम के चर्च के द्वारा क्या करता है, ऐसे किताबों का एक प्रकाश निकालता है जो यानी वो समाज में कुरीतियाँ फैलाने का काम करता है, यानी धार्मिक विद्रोह की बात करता था। वैसे 1858 में रोम की चर्च ने एक प्रकाशित किया कि इतने सारे यानी ये बुक हैं जो क्या करते हैं, धर्म यानी इसमें क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा का काम करने का काम कर रहे हैं, यानी धार्मिक विद्रोह का काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि पढ़ने का जुनून कैसे आया। पढ़ने का जुनून कैसे आता है। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर काफ़ी सुधार हो गए। जब 17वीं और 18वीं शताब्दी की जब बात करते हैं, यूरोप में क्या होता है, साक्षरता दर काफ़ी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता स्तर 60 से 80% तक पहुंच गया। यानी 18वीं सदी में क्या होता है, 18वीं सदी में यहाँ तक हो जाता है कि 60 से 80%। आप समझ रहे हैं कि कहाँ कितना संख्या बढ़ रहा है। 18वीं सदी में 60 से 80% यानी इसका जो साक्षरता दर पहुंच चुका होता है। पत्रिकाएं, उपन्यास और जो पंचांगन आदि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थी। जो पत्रिकाएं थी, उपन्यास था, और जो होता है पंचांग, सबसे और ये सारी जो किताबें थी, ये बिकने वाली सबसे ज़्यादा किताबें थी। यानी इस समय इसका अधिक तादाद मात्रा में डिमांड हुआ करता था। छपाई के कारण वैज्ञानिकों को तर्क शक्तियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। जो ऐसे कई वैज्ञानिक जो लोग हैं, क्या होता है अभी, जैसे ऑनलाइन के माध्यम से तुरंत पता चल जाता है। जैसे इसरो ने जो चंद्रयान लॉन्च किया तो उसके बारे में तुरंत पता चल गया कितने चंद्रयान लॉन्च किया। इसके बाद आदित्य L1 क्या था, उसके बारे में तुरंत पता चल गया। इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे ही छपाई की शुरुआत होती है, और छपाई के कारण जो इसरो की तर्क शास्त्रियों थे, यानी इसरो तर्क देते थे, ऐसे कोई विषय हो गया, कोई टॉपिक में तर्क देते तो वो आसानी से लोगों तक पहुंच जाते थे। किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों तक बांटा जा सकता था। यानी जब वहाँ पे प्रिंटिंग विकास होता है, यानी अधिकतर साक्षरता देख रहे हैं 60 से 80% चल जाता है। और ऐसे कोई भी जानकारी हुआ, ऐसे कोई भी तर्कशास्त्र हुआ, या ऐसे कोई भी आइडियाज़ हुआ, उसको क्या होता है, उनको तक पहुंचाने में आसानी से लोग वहां तक पहुंचाया जा सकता था। अधिक लोग साथ बांटा जा सकता था, यानी अधिक लोगों के साथ उसे क्या करता था, बांटा सकता था, और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी। यानी कोई टॉपिक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में अगर कोई आइडिया नहीं है, या अगर ये कोई गलत है, कोई कह रहा है कि कोई गलत है और कोई कह रहा है सही है, इसके बारे में बेहतर भी और बहस भी हो सकता था। क्यों गलत है, क्यों सही है, ऐसे कई कारण भी उसे उपलब्ध कराया जा सकता था। अब मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़ करके आए हैं। तो मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति के कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंटिंग संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें कुछ कारण निम्नलिखित है। जैसे कहा, कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर प्रिंटिंग संस्कृति का महत्व अगर नहीं बढ़ता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती। यानी फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना डेवलप नहीं होता, जिसके कई कारण होते हैं। जैसे छपाई के चलते विचारों का प्रसार, उसके लेख के परंपरागत
अविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की गई। जैसे छपाई के द्वारा अगर ऐसे कोई लोग हैं जो निरंकुशवाद को क्या करते हैं, यह बताते हैं कि निरंकुशवाद खराब है। निरंकुशवाद मतलब जिसे का कोई मतलब किसी पर उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। और ऐसे विचारों को इजीली पहुंचाया जाने लगा, जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना कहाँ पर निकल करके आती है, फ्रांसीसी क्रांति जब होता है, इसी के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब रीति रिवाजों की जगह विवेक के जो शासन पर बल दिया। रीति रिवाज ऐसा कोई कस्टम्स नहीं होना चाहिए। जैसे अभी भी मानते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट गया तो उसको पार नहीं करना है, ऐसे नहीं। अविश्वास को नहीं फैलाना है, बल्कि उसमें विवेक के शासन पर बल दिया। यानी उसको सोचिए कि क्यों अगर काट दिया था, ऐसा क्या हुआ कि काटने से हमें आगे जाने पर खतरा हो सकता है या आगे जाने पर काम नहीं बनेगा। तो इस विवेक पर जोर दिया कि सोचिए उसके बारे में, समझ रहे हैं। ऐसे इन्हीं को इतिहासकार इसलिए मानते हैं कि फ्रांसीसी जो होता है, फ्रांसीसी क्रांति इसी कारण हुआ है। और ऐसे कई जैसे धार्मिक जो चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला। चर्च क्या होता है, चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश, यानी राज्य में क्या करता है, निरंकुश शासक राज्य करता था, उस पर हमला किया। और छपाई के बाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। जब छपाई इतना ज़्यादा विकसित हो गया तो उन्होंने एक नई संस्कृति का जन्म दिया, जिसे हम लोगों तक कोई भी बातों को आसानी से पहुंचा सकते थे। हम देखेंगे यहाँ 19वीं सदी के बाद क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत में मुद्रण कैसे आता है, और भारत में मुद्रण आने के बाद यहाँ के धार्मिक यानी धर्मों में कैसे विवाद होता है और कैसे सुलझाया जाता है, और एक कैसे नए समाज का गठन होता है, उस सब के बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं कि 19वीं सदी 19वीं सदी की बात करते हैं तो उसमें उन्नीसवीं सदी की जब बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता दर जबरदस्त उछाल आया। जैसे हम जब कल बताए थे कि 60 से 80% साक्षरता दर क्या होता है, बढ़ जाता है। कहाँ पर, यूरोप में। और जब यहाँ पे यानी जो आता है 19वीं सदी में साक्षरता दर जो होता है, यूरोप में साक्षरता दर से एक बहुत बड़ी उछाल होता है, जैसे एकदम बूम कर जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि कोरोना के बाद यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी शिक्षण का काम, एजुकेशन का काम हो गया, या और भी जितने डिजिटलाइजेशन हुआ और इंटरनेट में हम लोग डिपेंड हुए, इस तरह से ऑनलाइन में डिपेंड हो गए। इस तरह से क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन के बाद ही तो ऐसे बूम किया, इस प्रकार क्या होता है कि 19वीं सदी के अगर हम 19वीं सदी में देखेंगे तो यूरोप में जो साक्षरता दर में काफ़ी उछाल आता है। और जितने भी बच्चे तथा जो घर की महिलाएं और गरीब लोग भी क्या होते हैं, पढ़ने लगते हैं। मजदूर लोग भी शामिल हो जाते हैं इस साक्षरता दर में। अब बच्चों की कच्ची उम्र में जो होता है अपरिपक्व दिमाग, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जैसे आप 6, 4, 5, 8, 7, 8 का बच्चे देखेंगे तो वो अपरिपक्व होते हैं। और जो बच्चे होते हैं जैसे 11th 12th हो गया और ग्रेजुएशन, ये सभी बच्चे जो होते हैं परिपक्व होते हैं। लेकिन वो अपरिपक्व दिमाग वाले जो ध्यान में रखते हुए, उनके लिए जो वो बच्चे हुए थे वो अपरिपक्व दिमाग के थे, और उनको ध्यान में रखते हुए एक अलग से लोक कथाओं और बदल दिया। जो लोक कथाएँ थे और उपन्यास था, उन्हें क्या कर दिया, बदल दिया गया और एक सरल भाषा में कर दिया गया, जिससे उन्हें आसानी में यानी समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। इस तरह से क्या होता है कि बदल दिया जाता है। और कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन जाती है। कई महिलाएं ऐसे होती है जैसे जो पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते उनका नॉलेज जो होता है ब्रॉड हो गया, यानी उस चीज़ में जैसे कोई भी क्या लोग होते हैं ना, अब कोई हिंदी पढ़ रहे हैं, जैसे आप रामधारी सिंह दिनकर के नाम सुने होंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर क्या थे, एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उनका स्टोरी थोड़ा सा बताते हैं। तो वो एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे और वो प्रारंभिक शिक्षा जो अपने गांव में ही किए थे। इसके बाद नज़दीक के स्कूलों में किए 10 तक, 10th 12th। इसके बाद जब ग्रेजुएशन DU से किए, और इसके बाद उनका
शिक्षण यानी हिंदी के क्षेत्र में सिलसिला जारी होता है। इसके बाद वो अध्यापिका यानी शिक्षक बनते हैं, कुलाधिपति बनते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार होते हैं, हिंदी राष्ट्रीय सलाहकार। इसके बाद राष्ट्र कवि बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं अब हम किताब लिखना चाहते हैं, यानी उसमें उनका महारत हासिल हो गया हिंदी के सब्जेक्ट में। और वो ऐसे ऐसे किताब लिखे, जैसे हम लोग रश्मि रथी का नाम सुनते हैं, और कई ऐसे पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण है उन्हें, जैसे रश्मि रथ हो गया। रश्मि रथ को पढ़ना चाहिए, जो पूर्णतः कर्ण पर आधारित है। रश्मि का मतलब ही होता है पूर्ण। तो इस तरह क्या होता है, जो वहाँ की महिलाएं जो पाठिका एक समय में हुआ करती थी, वो अब क्या बन गई, लेखिका भी बन गई। इससे उनका महत्व और बढ़ गया, जो महिलाओं का जो महत्व था और बढ़ गया, यानी उनके लिए जो रिस्पेक्ट था और बढ़ गया। और जब क्या होता है कि जब महिलाएं पढ़ती है तो अगल बगल के लोग हैं ना सोचते हैं कि हमें भी अपने घर के बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए। सब भारत में आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है। और कई महिलाएं ऐसी होती है जो यहाँ किचन में छुप छुप करके या दरवाजे तर छुप छुप करके लोग पढ़ते थे। जब भारत में हम प्रिंटिंग मुद्रण जब आता है तो उसके बारे में हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। और क्या होता है, किराए पर किताब देने वाले पुस्तकार, जो जिसे क्या होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो किताब नहीं खरीद सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, जैसे लाइब्रेरी से या कॉलेजेस जाते हैं ना, कॉलेजेस में तो वहाँ पे लाइब्रेरीज होता है, वहाँ से हम लोग पुस्तकें खरीद कर परिचय पत्र के द्वारा पुस्तकें को ले आते हैं। अब उन्हें हम क्या होते हैं, एप्लीकेबल खरीदने में नहीं होते हैं, और हमें लगता है कि ना हम इनको इतने दिन में पढ़ करके और लौटा देंगे। तो कहीं ना कहीं हम उस किताब को खरीदने में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए तो हमें वहाँ से लाना पड़ा। हालांकि एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं ना कि इसमें हम इन्वेस्ट क्यों करें। तो क्या होता है कि जब जो ये 17वीं सदी में क्या होता है, 17वीं सदी में किताब जो होता है ना, 17वीं सदी में किताब को किराए पर ले जाया जाता था और उससे अध्ययन किया जाता था। पर ये जो 19वीं सदी आता है, यहाँ पर जो किराए पर जो पुस्तक लेके जाते थे उसका प्रचलन 17वीं सदी में आया था, लेकिन 19वीं सदी में क्या होता है, उसका प्रचलन समाप्त हो जाता है। और पुस्तकालयों में व्हाट्सएप, कॉलर, मजदूर, दस्तावेज और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगते हैं। यानी जो पुस्तकालय होते हैं, जैसे हम लाइब्रेरीज का नाम लेते हैं, तो वहाँ पे जितने भी मजदूर लोग हुआ करते हैं या ऐसे जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं, या कलर भी जो होते हैं, जैसे देखेंगे ना कॉलेज वगैरह में कलर के भी होते हैं, तो ये सभी लोग जो पुस्तकालय में जगह जमाने लगे। और मजदूर, आप जैसे कि बात आएगी यहाँ पर कि आप सर मजदूर का नाम लेते हैं, तो मजदूर पुस्तकालय में कैसे जाता था, तो क्या होता है ना कि मजदूर को काम होने के बाद वह क्या चल जाता है पुस्तकालय में और वहाँ पे अध्ययन करता है। और उससे क्या होता है कि अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारा समाज किस तरह से और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप लोग अभी अगर अध्ययन करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता होगा कि हम किस सब्जेक्ट में नॉलेज मेरा कम है। जैसे हम अभी एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को लग रहा होगा कि ना अच्छा है, ये इसका जवाब आप लोग को देना है। बट लग रहा होगा, आप लोग पढ़ते होंगे तो लगता होगा नहीं ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, बिकॉज हम लोग जब पढ़ते हैं उसी टाइम याद हो जाता है। ऐसा होता है, पढ़ने टाइम याद हो जाता है। और अगर उसको एक बार रिवीजन कर लिए ना, तो हम ये मतलब दावे के साथ कह सकते हैं कि आप उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं प्रिंटिंग तकनीकों में अन्य सुधार क्या किया गया। जब 19वीं सदी आया तो प्रिंटिंग मशीनों में क्या सुधार किया गया। ऐसे मशीनें 19वीं सदी में ऐसे मशीनें आ गई जो 1 मिनट में यानी 1 घंटे में वह जो होता है 80,000 पेज 8,000 पेज छाप सकता था। ऐसे ऐसे मशीनें आ गए, तो उनका बारे में हम देखते हैं। देखिए, प्रिंटिंग तकनीकी में अन्य सुधार। प्रिंटिंग तकनीकी में अन्य सुधार। तकनीकी में अन्य सुधार। प्रिंटिंग तकनीकी में अन्य क्या क्या सुधार किया गया, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में कि रिचर्ड एम
रिचर्ड एम का नाम आता है, रिचर्ड एम। रिचर्ड एम, रिचर्ड एम ने, एम हो ने, इसका पूरा नाम क्या था, रिचर्ड एम हो। उन्होंने 19वीं सदी में के मध्य में एक मध्य तक शक्ति से चलाने वाले बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया, जो शक्ति से चलता था उसका बेलनाकार मशीन का, प्रेस का क्या होता है, निर्माण होता है। और उसे इस प्रेस ने क्या करता है कि 1 घंटे में, जो रिचर्ड एम हो ने क्या किया कि 19वीं सदी में एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिन्होंने 1 घंटे में क्या होता है, 1 आवर में 8000 पुस्तक को छाप सकता था। 8000 के मतलब समझ में आया, 8000 पुस्तक को छाप सकता था। 19वीं सदी के अंत में क्या होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग विकास हो गई, यानी ऑफसेट टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब डेवलप होता है, विकसित होता है। और ऑफसेट प्रिंटिंग के एक ही बार में, मतलब इस जो ऑफसेट प्रिंटिंग था, ऑफसेट प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी आता है तो एक बार में 6 कलर से वो लिख सकता था। 6 कलर से ये क्या कर सकता था, छाप सकता था, एक बार में 6 कलर से छाप कर। आप देखिए कितना तेजी से क्या हो रहा है, मतलब कितना तेजी से ऐसे उपकरण आ रहे हैं जो किताबों को छापा जा रहा है। और क्या होगा, इससे पुस्तक तो मतलब ऑब्वियसली सस्ते दामों में मिलेंगे। अब 20वीं सदी तक आते आते बिजली से चलने वाली प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगी। जब 20वीं सदी की बात आती है तो 20वीं सदी तक आते आते क्या होता है, जो बिजली से चलता है 20वीं सदी में, क्योंकि बिजली इस समय तक आ गया था, उस समय क्या होता है, बिजली से चलने वाली मशीन का भी क्या होता है, आ जाता है और वह तेजी से काम करने लगती है। जिसके ये जो ऑफसेटिंग मशीन था ये शक्तियों के द्वारा चलता था। जिसके अपेक्षा ये जो 20वीं सदी में जो बिजली से चलने वाली मशीन आती है तो इसमें और तेजी से क्या होता है, काम होता है। इसमें छपाई के काम तेजी हो गई, यानी जो मशीन से 20वीं सदी में आई थी इसमें छपाई की काम क्या हो जाती है, तेजी हो जाती है। उसके अलावा प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार किए गए। जो इसके अलावा होता है, इसके अलावा अन्य प्रिंटिंग के मशीन में कई ऐसे सुधार किए गए, टेक्नोलॉजी में कई सुधार किए गए और सभी सुधारों के सामूहिक सर हुआ जिसमें छपाई हुई सामग्री का रूप भी बदल गया। जैसे ऐसे कई मतलब विकसित हुआ और एक ऐसा फिर एक तरह के एक समूह तैयार हो गया जो छपाई का प्रारूप ही बदल गया। जैसे क्या होता है ना, सिंपल एक पेज में छाप दे रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें कवर भी लगाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप इस पुस्तक को देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये पुस्तक, अब ये जो किताब है इस किताब में अब सिंपल जो है ना, ऐसे पहले ऐसे छाप दिया जाता था। इसको क्या होता है, इसको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी जल्दी ये फट जाता था। लेकिन जब ये आ गया तो ये थोड़ा सा सुरक्षित, यानी इसको आवरण प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। अब किताबें बेचने के नए तरीके क्या क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। ये देखें कि नए टेक्नोलॉजी यानी प्रिंटिंग तकनीकी के अन्य क्या क्या प्रकार थे और अन्य क्या क्या सुधार किए गए, इस बारे में हम देखेंगे। अब जो किताब बेचने के नए तरीके क्या क्या थे उसके बारे में हम समझेंगे। और इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आज क्लास जो होता है इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज मेरा जो हिस्ट्री का पोर्शन है यह कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में कोई सा ही एक सब्जेक्ट उठा देंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर क्लास अच्छा लग रहा है, समझे। और समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी बताना है कि समझ में आ रहा है। तो देखिए, किताब जब बेचने की बात आती है तो किताब बेचने के कई तरीके होते हैं। 19वीं सदी में, जैसे 19वीं सदी का बात करते हैं तो पत्रिकाओं या उपन्यासों में जो क्या होता है कि धारावाहिक शक्ल छापा जाता है। इसमें पाठकों को उस पत्रिका का जो अगला अंक देखने के लोकप्रिय प्रोत्साहित हो यानी किया जा सकता है। जैसे देखते हैं कई तरह के चित्रण छापा जाता था उसमें, जिससे लगता था कि नहीं इसका अगला अंक क्या चीज़ होगा। जैसे सपोज दैट अब हम देखेंगे कि कोई जो यहाँ पे कोई आदमी है जो इधर मतलब ये अपना गुस्सा में, ये कोई नल्हा है, अब ये गुस्सा में अपना चलते जा रहा है एकदम पूरा हाथ में तलवार उड़ा ले लिया। तो अगला आगे यह क्या करेगा, तो उसके बारे में लोगों की जैसे आप देखेंगे ना, आप रील्स वगैरह में देखे होंगे तो कई इमोशनल ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें लिखा होता है पार्ट 1।
अब जब पार्ट 1 अच्छा लगा तो आप लोग को लगता है नहीं पार्ट 2 भी हमें देखना चाहिए। पार्ट 2 कहाँ से मिलेगा? हम अपने टाइमों में तो बहुत सारा ऐसे करते थे और अभी भी होता है, ऐसे नहीं कि हम लोग पूरा ये हो गए, अभी भी होता है कि जब पार्ट 1 अगर अच्छा लगा ना तो लगता है पार्ट 2 कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको कैसे देखें अभी तुरंत, ऐसे होता है। ठीक है, तो कई ऐसे वेबसाइट आ गए हैं जिसे आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन वो सब में भी आप लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग के पास गोल्डन चांस से आप लोग को टारगेट होना चाहिए कि मैट्रिक के एग्जाम में 94 यानी 90 प्लस परसेंटेज का टारगेट होना चाहिए। और 90 प्लस परसेंटेज कैसे स्कोर किया जाए उसके लिए प्रॉपर हम वीडियो भी लाएंगे कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि जो किताब बेचने के नए तरीके कैसे आए हैं, जैसे एक अट्रैक्टिव फिगर के द्वारा या अट्रैक्टिव यानी धारावाहिक शक्ल छापा जाता था, यानी फिगर छापा जाता था जिसके द्वारा लगता था कि अगला में क्या होगा, उसे लोग देखने के लिए उत्सुक हो गए और उसके लिए मतलब उससे क्या होता है कि आगे लोग पढ़ने के लिए या देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और जिससे क्या होता है किताब अच्छी बिकेगी। ऐसे आप कई भी देख सकते हैं कि जो आप ऐसे एग्जाम्पल ले लें जो अच्छी किताब नहीं होती है, अच्छी किताबों के तो लोग बहुत मतलब जो हमारे एक ऐसे समाज वर्ग है जो उन्हें वही सब किताब को चाहिए। आप समझ ही सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं। तो ऐसे किताबों का एक अलग समाज का वर्ग है ना जो अधिक डिमांड करता है। तो क्या होता है ना कि उस तरह से लोग उसको आकर्षित होकर के देखते पढ़ने के लिए इच्छा करते हैं। जैसे हम पार्ट 1 का एग्जाम्पल लिए ना, सिमिलरली इसी प्रकार है। अब देखेंगे कि 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को सेलिंग सीरीज के नाम से जो सस्ते क्या होता है दर पे बेच दिया जाता है। 1920 के दशक में आते हैं और कहाँ की बात हो रही है? इंग्लैंड की बात हो रही है। और लोकप्रिय साहित्य यानी ऐसे साहित्य जो ऐसे कई साहित्य होते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होते हैं रामचरितमानस, हम लोग के रामचरितमानस हो गया, या ऐसे कई साहित्य होता है जो लोगों को अधिक लोकप्रिय हो जाता है, यानी लोगों में अधिक उसका डिमांड होता है। तो उसको क्या करते हैं लोग के अधिक डिमांड करते हैं। तो 1920 के दशक में क्या होता है, ऐसे ही लोकप्रिय साहित्य होता है और ब्रिटेन इसको सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि लोग इजली दामों में मतलब खरीद कर सके, आसानी से हर एक वर्ग के लोग इसको पढ़ सकेंगे। किताब के ऊपर लगाने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में शुरू होता है। जो जिल्द यानी कवर होता है ना, उसका जो प्रचलन जो होता है 20वीं सदी में होता है। यानी किताब में जो कवर लगाया जाने वाला, जिल्द जो लगाया जाने वाला, उसका प्रचलन कब होता है? 20वीं सदी में होता है। 1930 के दशक की महामंदी देखिए, जब आप लोग जानते हैं कि 1928 या 1934 के बीच में एक महामंदी आया था। अब उस महामंदी यानी 1930 के महामंदी के दशक में लगता है किताब पुस्तकालय जो किताब बेचते हैं यानी किताब बेचते हैं या किताब जो छापते हैं, लगता है उन्हें कि ये लोग खरीदेंगे तब ना। तो महामंदी के कारण क्या होता है कि किताब सस्ते दामों में निकाला जाने लगा। ऐसे क्या होता है कि इस तरह से बेचने का एक तकनीक अपनाया जाता है, किताब को बेचने का तकनीक अपनाया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत में मुद्रण संस्करण यानी भारत में मुद्रण कैसे आता है उसके बारे में थोड़ा समझिए। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे भारत की जब बात हो रही है तो हमें बहुत जिज्ञासा के साथ पढ़ना चाहिए। देखिए भारत में मुद्रण संस्कृति की कैसे आता है। क्या टॉपिक? भारत का मुद्रण संसार, भारत का मुद्रण संस्कार। यानी भारत में कैसे होता है। देखिए जब भारत में मुद्रण नहीं आया था तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले ही पांडुलिपियाँ मिलती है। पांडुलिपियाँ यानी हाथों के द्वारा जो लिखते हैं उसे पांडुलिपि कहते हैं, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं भारत में पहले ही यहाँ पे संस्कृति यानी भारत में संस्कृति अरबी, फारसी और विभिन्न जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं जैसे तमिल हो गया, जैसे देखते हैं ना अनुसूची 8 में 22 भाषा है, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो ऐसे और ऐसे जितनी भाषा हैं टोटल कितने 22 भाषा हैं। तो जो क्षेत्रीय भाषा इसमें है तो इस क्षेत्रीय भाषा में भी जो लिखित जो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित पांडुलिपियाँ की पुरानी और जो समृद्ध परंपरा थी। यानी ऐसे पांडुलिपियाँ थी जिनमें जो क्या होता है प्रसिद्ध परंपरा, यानी यह जो रूढ़िवादी एक तरह से हम कह सकते हैं कि परंपरा थी। अब पांडुलिपियाँ जो होता है वो पांडुलिपियाँ
और पांडुलिपियाँ जो होता है ना, वो पांडुलिपियाँ जो हिमालय के क्षेत्र में भोज पेड़ पर उगने वाले जो बेसिकली वो भोज छाल से भोजपत्र बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों पर हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। ताड़ के पेड़, ताड़ के पत्तों पर भी लिखा जाता था, और भोजपत्र के जो उसे छाल होता है ना, उसे भोजपत्र बोलते हैं। यानी हिमालय के क्षेत्र में यह भोज पेड़ उगता था, जिससे भोजपत्र निकाले, नहीं उसको छाल वगैरह से भोजपत्र बनाया जाता था, तो उसी में लिखा जाता था। और उसे क्या होता है ना कि लोगों में, यानी उस जो पांडुलिपियाँ हैं उसको हम अधिक समय तक नहीं रख सकते थे, क्योंकि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लिखने में, या उसे हम इजीली मतलब रख नहीं सकते। जैसे ये सभी किताब है ना, तो इजीली हम इसको प्लास्टिक में करके या कैसे भी मोड़ मार के ऐसे ऐसे कुछ भी करके लिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको क्या होता है ना कि हम उसको उस तरह से नहीं रख सकते थे, वो जल्दी ख़राब हो जाता, यानी लंबे समय तक नहीं चलता था, और उसमें एक अधिक श्रमिक लोग लगते थे, यानी अधिक उसमें बनाने में समय भी लगता था। तो देखते हैं कि पांडुलिपियाँ जो ताड़ के पत्रों पर हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी, उनकी उम्र बढ़ाने के विचार में उन्होंने जो जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था, यानी जिसके ताड़ के पत्तियों या उन्हें एक कंपाइल करके उन्हें लंबे समय तक रखा जाए, तो इसलिए उन्हें बांध दिया जाता था, बांध दिया जाता था। अब देखेंगे पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं में का बड़ा जाल था। जैसे पूर्व में जब यहाँ औपनिवेशिक आए थे, तो जो बंगाल के क्षेत्र में प्राथमिक पाठशालाओं में, प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राथमिक पाठशाला होते हैं, जैसे 1 to 8 तक जो प्राथमिक शिक्षा होती है, उसमें क्या होता है ना कि इसका एक जाना माना एक क्राइटेरिया होता है कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसमें हम एक फंसाने का काम किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। वो समय में क्या होता है, विद्यार्थी आमतौर पर किताब नहीं पढ़ते थे। जैसे हम लोग देखते हैं गुरुकुल में जब पढ़ाई होती थी, तो जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं ना, जैसे याद करके, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट इसको माइंड में डाउनलोड कीजिएगा। तो इस तरह से गुरुकुलों में भी बोल दिया जाता था, और बोल दिया जाता था तो बच्चे सिर्फ लिख लेते थे, यानी उन्हें पढ़ते नहीं थे, ठीक है। अब देखेंगे गुरु जो होते हैं उस समय यादाश्त से भी हम एग्जाम्पल लिए ना, जो गुरु यादाश्त यानी किताबों को याद करके सुनाते थे, और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिना किताब पढ़े विद्वान बन जाते थे। जैसे आप रामायण महाभारत में देखेंगे तो लोग क्या, उनका नॉलेज आप देखिएगा, हालांकि जो बनाया गया है हम जान रहे हैं कि जो असली लोग थे वो नहीं बनाया है, लेकिन उनका जो नॉलेज को बताया गया है ना, इस तरह से लोग होंगे, वो किताब नहीं पढ़ते थे ना। अब पांडुलिपियाँ किसे कहते हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जो पांडुलिपियाँ के मतलब नहीं जानते होते। पांडुलिपियाँ उसे कहते हैं जो हाथों के द्वारा लिखी जाती थी, उसे पांडुलिपियाँ कहते हैं। यानी हाथों के द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तकें को क्या कहते हैं, पांडुलिपियाँ कहते हैं। जैसे हम लोग, जैसे कोई भी शिक्षक अगर बुक को छपवाता है ना, तो सबसे पहले वो अपना नोट्स बनाता है, एज इट इज जैसे बुक में रहता है, उससे पहले वो अपना रिटन लिखता है, तो उसे हम पांडुलिपि बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पेपर में लिखते हैं, वो समय ताड़ के पत्रों में या भोजपत्र में लिखा जाता था, जो भोज पेड़ से निकलता था, या ताड़ के पत्तों में लिखा जाता था। अब इनके प्रयोग की सीमाएं, यानी यह जो प्रयोग था, पांडुलिपियों का प्रयोग की सीमा कहाँ तक था, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। किताबों की बढ़ती मांग, किताबों की जब मांग बढ़ने लगी तो पांडुलिपियों से पूरी नहीं हो सकती थी। जैसे हम यूरोप में देखते हैं कि जब वहाँ पे मांग बढ़ता है तो पांडुलिपियों द्वारा नहीं होता था, तो धीरे धीरे मशीनीकरण आता है। सिमिलरली यहाँ भारत में भी होता है, तो नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना और पूंजी और मांग पूरी ना होना। जैसे जब पांडुलिपियाँ के द्वारा होता है ना, उससे नकल करना भी समय लगता था ना, जो नकल भी करेंगे तो हाथ से लिख करके करेंगे, तो उसमें समय लगता था और खर्चीला भी लगता था। यानी जो काम कर रहा है तो उसको पैसा देना होगा और लोगों की अधिक मांग होगा। सपोज दैट हम मानते हैं कि 5 दिन में एक पांडुलिपिया तैयार होता है। अब 5 दिन में, एक दिन में डिमांड है 15 लोगों का, और 5 दिन के 15 75 लोग का डिमांड हो गया, 75 लोग का डिमांड है, जबकि इसमें खरीदने वाले कितना है, 1 लोग। तो इस तरह के क्या होता है, इसका मतलब मांग जो पूरी नहीं हो पा रही थी,
ये बहुत नाजुक होती थी, जो पांडुलिपियाँ होती है ये बहुत नाजुक होती थी, क्योंकि हम जैसे एग्जांपल लिए ना, जैसे आप इसको भी मोड़ करके कैसों कीजिए, ये आप इसको रख सकते हैं इजली, हालांकि ये मोड़ना नहीं चाहिए। क्या है, हमारी विद्या दात्य विनय, यानी विद्या हमें क्या विनम्रता सिखाती है, ये हमारे नॉलेज का काम करती है, इसलिए हम इसको गले से लगाते हैं। भारत एक देश है जहाँ पे अगर किताब में पैर टच हो जाता है ना, तो वहाँ पे हम लोग माथा से लगाते हैं उसको। यानी जो हम पांडुलिपियाँ की बात करते हैं, तो पांडुलिपियाँ बहुत नाजुक होती थी और उसको रखना मतलब बहुत कठिन होता था। जैसे एक जगह से हमें उसको रखने के लिए बहुत कठिन होना पड़ता। जैसे आप शीशे को आप लिखते हैं ना, तो आप देखते हैं शीशे अगर कहीं लिखते हैं तो उसे बहुत यानी संभाल करके लिखा जाता है, तो उस तरह उसे संभाला जाता था। उपरोक्त समस्या की वजह से उनका यानी इन सभी समस्याओं के वजह से आदान प्रदान मुश्किल हो गया था। यानी पांडुलिपियाँ जो आदान प्रदान होता है, इसका क्या होता है, मुश्किल हो गया था। अब मुद्रण संस्कृति का भारत पर आना, इसके बारे में क्या होता है उसके बारे में समझिए। यानी मुद्रण संस्कृति जो छपाई यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आती है उसके बारे में थोड़ा समझिए। मुद्रण संस्कृति का भारत में आना, प्रिंटिंग से पहले यानी 16वीं सदी में भारत के गांव में पुर्तगाल में चली। 16वीं सदी में 16वीं सदी में गोवा में कहा पुर्तगाल के लोग, हालांकि अधिक समय तक गोवा में किसने कब्जा किया था, पुर्तगालियों ने किया था, और सबसे लास्ट में उन लोग छोड़ा भी है इसको। 1952 के समय में यहाँ से आज़ाद करके उसको गया है। तो हम देखते हैं कि जब यानी 16वीं सदी में जो पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, गोवा में आते हैं। गोवा में आते हैं और 1674 ईस्वी तक कोंकणी जो पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक वो कहाँ आते हैं, गोवा में आते हैं। 16वीं सदी में आते हैं धर्म प्रचारक। अब आगे देखते हैं कि 1674 में क्या होता है, कोंकणी एवं कंकड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। और देखते हैं और क्या होता है, ये लोग जो होते हैं 1674 तक कोंकणी और कौन सी भाषा एक और बताए, कन्नड़, कोंकणी और कन्नड़। ये हम जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे जिसको पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, तो उसमें हम देखेंगे कि 22 भाषा कौन कौन से, जैसे कश्मीर, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, इस तरह से 22 भाषा होते हैं, समझे। तो वहाँ पे भाषा को आप लोग एकदम हम याद करवा देंगे पूरा, जैसे अभी याद है ना कश्मीर, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, गुजराती, इस तरह से आप लोग को याद कराएंगे। जैसे कश्मीर, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इतना स्पीड में याद करा देंगे ना कि 1 मिनट में आप लोग बोल करके निकल जाएंगे। हम लोग भी याद किए हैं, हम लोग कोई सीख करके नहीं आए थे। देखिए यानी कोंकणी और कन्नड़ ये भाषाओं में लगभग यहाँ पर क्या होता है, 1674 ईस्वी में 50 किताबें छापी जा चुकी थी। 50 किताबें छापी जा चुकी थी। और इसके बाद क्या होता है, कैथोलिक पुजारियों जो आते हैं, कैथोलिक ने अब जो कैथोलिक पुजारी थे, जो कैथोलिक पुजारी थे, जैसे कैथोलिक पुजारी कहाँ पर कितना में आए थे, 1579 में आए थे। 1579 में 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी। जो कैथोलिक पुजारी थे वो कोचीन में, कहाँ पर, कोचीन में कब पहली किताब छापी, किस भाषा में हुआ थी, वह तमिल भाषा में थी। और 1713 में उन्होंने पहली मलयालम पुस्तक छाप दी। यानी यही लोग जो थे, कौन थे, कैथोलिक। पंद्रह सौ उनासी में तमिल भाषा में एक पुस्तक छापी, और 1713 में मलयालम भाषा में भी छाप दी है। केरल का भाषा है मलयालम, ठीक है। और मलयालम भाषा में भी पुस्तक छाप दी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की कहाँ पर आते हैं, 1780 में बंगाल गजट नामक का एक साप्ताहिक पत्रिका संपादन क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की कहाँ गए थे, जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, उस समय की बात हो रही है। तो
जेम्स ऑगस्टस हिक क्या होते हैं, बंगाल के गजट नामक का साप्ताहिक पत्रिका संगठन आरंभ करते हैं। और इन्होंने कई ऐसे जो गवर्नर थे, वायसराय थे, उनके खिलाफ भी, उनके जीवन के बारे में भी छापा, और उन्हें कैसे, और उन्होंने ऐसे ऐसी पुस्तकें छापी जो भारत को कैसे और यह दबा करके रखा जा सकता है और कैसे अपने अधिकार में रखा जा सकता है। अब बात फिर जो भारतीय की बात करते हैं तो गंगाधर भट्ट ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ कर दिया। जेम्स ऑगस्टस हिक ने बंगाल पत्रिका संपादन आरंभ किया था, लेकिन प्रकाशन का आरंभ कौन किया था, तो गंगाधर भट्ट ने बंगाल गजट का प्रकाशन कर दिया, आरंभ किया। बंगाल गजट की पहला भारतीय अखबार था जिसमें गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। बंगाल गजट पहला भारतीय अखबार था जो अंग्रेजों के खिलाफ, वायसराय के खिलाफ इसमें लिखा जाता था, जिसमें गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है। अब कई ऐसे धार्मिक सुधारों का सार्वजनिक बहसें होने लगी जब मुद्रण सभी भाषाओं में आने लगा और अधिक मात्रा में मुद्रण होने लगा, तो कई ऐसे धार्मिक सुधार भी आए और रूढ़िवादियों को भी बताया कि ये रूढ़िवादी हैं, और सार्वजनिक बहसें भी इस तरह से छिड़ गई। कोई अपने धर्म के बारे में बता रहा है तो इस तरह से सार्वजनिक बहसें छिड़ गई, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे प्रिंटिंग संस्कृति ने भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद मिली। जो प्रिंटिंग संस्कृति था, यह भारत में आने से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू करने में मदद मिलने लगा, कि इसमें बहस स्टार्ट करने में एक सहूलियत मिलने लगी। लोग कई धार्मिक रिवाजों को, प्रचलन को आलोचना करने लगे। जैसे कई ऐसे धार्मिक प्रचलन थे जिससे सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, और जिसमें मुस्लिम धर्म महिलाओं को पढ़ने या इवन कोई सा भी धर्म मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाने लगा। ऐसे कई ऐसे कस्टम है जिसका क्रिटिसाइज होने लगा उस समय में। कोई सोचेंगे कितना पानी पीते हैं, बोलते बोलते गला फंस जाता है। ठीक है, देखिए 1821 की बात आती है ना, 1821 में राजा राम मोहन राय, जिसका प्यार मतलब राम मोहन राय से संवादक कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। जो राजा राम मोहन राय ने संपादक कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों को आलोचना होती थी। यानी इसमें यह कहा गया जाता है कि जो हिंदू धर्म में ऐसे कई रूढ़िवादी विचारों को आलोचना होती थी। इसमें रूढ़िवादी विचार थे, जो परंपरागत विचार थे, उसका इन्होंने आलोचना किया। ऐसे आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों का समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। जो हिंदू रूढ़िवादी थे वो चंद्रिका नामक पत्रिका भी इन्होंने क्या किया कि इनका जवाब देने के लिए, कि इनका बाल गंगाधर तिलक का जवाब देने के लिए इन्होंने चंद्रिका नामक पत्रिका का भी निर्माण किया। 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। 1810 में सबसे पहले 1810 में ही रामचरितमानस कलकत्ता में इसको छापा गया था। 1810 में तुलसीदास के द्वारा लिखी रामचरितमानस। 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस में बम्बई श्री वेंकटेश्वर श्री आश्रम और बोलचाल की भाषा में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू कर दिया गया। 1810 से ही क्या होता है, बोलचाल की भाषा में, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में बोलचाल करते हैं, उसी भाषा में पुस्तकों को छापना शुरू कर दिया, जैसे इजीली लोगों को समझ में आ सके। इस तरह से प्रिंटिंग कारण धार्मिक ग्रंथों आम लोगों की पहुंच में आने लगी। जो इसी कारण क्या होता है, प्रिंटिंग जो ग्रंथ होता है वो आम लोगों तक, यानी जो गरीब लोग हैं उनका तक क्या हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। इससे नई राजनीतिक बहसें रूपरेखा निर्धारित होने लगी। जैसे जब ऐसे स्टार्ट हुआ ना, तो कई ऐसे राजनीतिक बहसें का रूपरेखा तैयार होने लगा। कई ऐसे समाज धार्मिक, गैर धार्मिक, और कई ऐसे मतलब उन लोगों का विचारधारा अलग होने लगा। प्रिंटिंग के कारण भारत में एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से पर लोग पहुंचे। जैसे प्रिंटिंग जब भारत में आया ना, तो
एक ही से सपोज दैट अगर बंगाल में कोई अगर पत्रिका छप रही तो उसे नॉर्थ इंडिया यानी यूपी हो गया, यूनाइटेड प्रोविजन, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और लाहौर हो गया, उसमें लाहौर पाकिस्तान सब तो एक ही में था, अभी तो सब अलग हुआ ना। वहाँ तक एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बहुत आसान हो गया। ऐसे लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। जब लोग जैसे इससे क्या होता है ना, इससे लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके विचार अगर उनके विचार से मिलते हैं तो लोग करीब आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनके विचारों से। अब ये जो मुसलमान के मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया, यानी मुसलमानों ने भी मुद्रण संस्कृति को कैसे अडॉप्ट किया, उसके बारे में समझिए। तो 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनका नाम जाम ए जहां और शमसुल अखबार। क्या है शमसुल अखबार? यानी यह क्या होता है कि फारसी भाषा में ये 2 अखबार शुरू किया जाता है, जाम ए जहान और शमसुल अखबार। 19 साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ। 19 साल क्या होता है, एक गुजराती अखबार भी शुरू होता है जिसका नाम था बम्बई समाचार। गुजरात में एक अखबार शुरू होता है जिसका नाम होता है बम्बई समाचार। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तरी भारत के उलेमाओं के क्या हो कहते हैं, जो मुस्लिम धर्म में उलेमा किनको कहते हैं, जैसे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में उलेमा किसे कहते हैं। इनमें जितने भी उलेमा के बारे में जानते हैं वो बताएंगे उलेमा किसे कहते हैं। कमेंट करेंगे जल्दी कि उलेमा किसे कहते हैं। जो देखिए, जो धर्मगुरु होते हैं ना मुस्लिम में, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो इस्लामिक कानून और शरिया के विद्वान, जो इस्लामिक कानून और शरिया के जो विद्वान होते हैं उसे उलेमा कहते हैं। और उलेमा ने सस्ते जो लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू किए गए। इन्होंने क्या होता है, उलेमाओं को लगा कि नहीं, ये धर्म जो है खतरे में पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि सस्ते दामों में इन्होंने अपना जो लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों को उर्दू और फारसी अनुवाद में छापने शुरू कर दिए। उन्होंने धार्मिक अखबार और गुटके भी निकाले। से धार्मिक अखबार और गुटके भी कैसे निकाले, क्योंकि इनको मतलब एक माइंडसेट दिया गया कि आपका ये धर्म में ऐसे ऐसे ये सभी क्या है, रीति रिवाज है, कस्टम है। अब हम बात करते हैं देवबंद सेमरिनी की स्थापना। देवबंद सेमरिनी की स्थापना 1867 में हुई और इस सेमरिनी ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजार फतवे छापने शुरू किए। जो देवबंद सेमरिनी की स्थापना कब होती है, 1867 में। यह एक महिला हुआ करती थी और मुसलमानों के बारे में बताती है। उन्होंने क्या होता ना, जबरदस्ती इनको पढ़ाया जाता था, यानी इसको फारसी और उर्दू में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फारसी और उर्दू में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती इन्हें थोपने का प्रयास किया जाता, बट इन्होंने वह स्वीकार नहीं करता है। और इन्होंने अपने पसंद का जो बंगाली भाषा में क्या करते हैं, स्टार्ट करती है। ठीक है, यानी उसको क्या करती है, वह स्टार्ट करती है। अब भारत में नए रूप कैसे होते हैं, यानी प्रकाशन का नए रूप भारत में कैसे होते हैं उसको हम समझते हैं। इसके बाद प्रिंटिंग और महिलाएं एक टॉपिक है, और इसके बाद जो होता है ना कि प्रिंटिंग और प्रतिबंध, और हमारा यह अब टोटल 2 टॉपिक बच गया है और हम इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, अब हम देखेंगे प्रकाशन के नए रूप। जैसे अभी हम समझे, क्या चीज़ समझे अभी, देव सेमरिनी
इन्होंने उर्दू और फारसी भाषा में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था और इन्होंने अपना स्थापना इन्होंने 1867 में एक नई स्थापना की और इन्होंने अपने जो मनपसंद के तमिल और बंगाली भाषा इसके बारे में इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। अब प्रकाशन के नए रूप इसके बारे में हम देखते हैं। शुरू में भारत में लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास ही पढ़ने को मिलते थे। जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो भारत में जो लोग थे उनको यूरोप के लेखक के जो उपन्यास होते थे उन्हें पढ़ने को मिलते थे। यूरोप के परिवेश में लिखे होते हुए इसलिए यहाँ के लोग उपन्यासों के तरफ में नहीं बिठा पाते थे। जैसे यूरोप के जो उपन्यास थे वो यूरोप के कल्चर को देखते हुए लिखते थे, यानी उनका जो कल्चर था उसके देखते हुए लिखते थे और यहाँ के जो लोग हैं उसे नहीं मिला पाते थे, यानी उसको मैच नहीं कर पाते थे, उसे समझ नहीं पाते थे कि एक्चुअली में लिख क्या चीज़ रहा है। जैसे हम जो मध्य पाषाण का जैसे हम देखते हैं ना, आदि ऐतिहासिक काल का उसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार जब यूरोप के उपन्यासों जब यहाँ पर भारत में शुरुआती दौर में यूरोप के उपन्यासों ही भारत में बिकते थे तो उस समय जो यूरोप के उपन्यास होते उसको समझने में कठिनाई होती थी, यानी उसको समझ नहीं सकते थे, समझने में परेशानी होती थी यहाँ के लोगों को और उसको तरफ में यानी उसका सही से मीनिंग नहीं बिठा पाते थे। बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए, यानी बाद में ऐसे लेखक भी आए जो भारतीय परिवेश में भी लिखे और यहाँ के भाषा में भी लिखे। ऐसे उपन्यासों के चरित्र और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे, यानी ऐसे पाठक और ऐसे मतलब लेख लिखना स्टार्ट किए जो यहाँ के पाठक वर्ग जो पाठक यानी जो पढ़ने वाले लोग थे उसको आसानी से उसको जोड़ सकते थे और उसमें वह समझ सकते थे। लेखक की नई विचार जो विधाएं भी सामने आने लगी, जैसे कि गीत, लघु कहानियाँ, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर निबंध। ऐसे कई ऐसे विधा थे जो लेखक के वो आने लगे। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह के जो दृश्य संस्कृति यानी दृश्य संस्कृति में भी रूप लेकर के आई थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों को नकलें भी करने लगी। जैसे कई ऐसे प्रिंटिंग प्रेस थे जो उसको चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छापने लगी, यानी चित्र के नकल जो होते थे ना, जिसे फिगर यानी उसको फिगर के द्वारा एनिमेट करने लगे, छापने लगे। ठीक है, राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंटिंग किया जाने लगा। जो राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारी जो होते थे वो जन समुदायों के लिए क्या करने के लिए प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब 1870 आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छापने लगे। 1870 की बात आती है तो पत्रिकाओं या जो लेखक थे उसमें कार्टून भी 1800 पत्रिकाओं में अखबारों में कार्टून भी छापने लगे। ऐसे कार्टून तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे, यानी उसमें जैसे अभी नहीं देखते हैं कार्टून, कई प्रकार के कार्टून आता है तो उसमें लोग कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करने लगे, यानी राजनीतिक मुद्दे अगर कुछ उठते थे उससे कटाक्ष करके उन्हें काट करके मतलब उससे माइंड को डाइवर्स कर देता था। अब प्रिंट और महिलाएं, यानी जब महिलाएं कैसे इसको अपनाई और कैसे कैसे महिलाएं इसमें आगे बढ़ी। जैन ऑस्टिन, ब्रांड बहने और जॉर्ज इलियट आदि ये सभी महिलाएं हैं। जैसे जैन ऑस्टिन, ब्रांड बहने और जॉर्ज इलियट आते हैं। लेखक की नई नारी परिभाषा उभरती जिसका व्यक्तित्व दृढ़ था। ये इसका एक संकल्प था ना, जो एक मतलब दृढ़ संकल्प था, जैसे गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग, अपनी इच्छा शक्ति थी। और ये सभी ऐसे महिलाएं थी जिनका गहरी सूझबूझ थी, किसी भी मुद्दों पर इन्होंने गहरी समझ विकसित करता था और इनका अपना दिमाग था। ये नहीं कि दूसरे दिमागों पर इन्होंने अपना काम को शुरू किया और दूसरे दिमागों से इन्होंने चलते नहीं, अपना या इन्होंने अपना व्यक्तित्व को डेवलप किया, अपने माइंडसेट को, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप किया और इन्होंने अपना दिमाग से और अपनी इच्छा शक्ति, इनके पास अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की ज़िंदगी कि उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोही की गहनता से लिखने लगी। जो महिलाएं की भावना थे और महिलाएं की ज़िंदगी किस प्रकार चलती है और महिलाएं इतना काम करने के बावजूद भी उन्हें
कैसे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं करती है, घर में रहती है। जहाँ तक आप सोचते होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं करती है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अगर कितने भी पैसों वाली जॉब कर रहे हैं ना, आप थोड़ा महिलाएं काम करवा करके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब 1800 महिलाओं की जिंदगी, उनकी भावनाओं को बड़ी साफ गोई से गहनता से लिखनी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं को पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे जो मध्यवर्गीय लोग हुआ करते थे उसमें महिलाओं को पढ़ना मतलब नहीं पढ़ते थे, उससे कहीं जनसंख्या ज़्यादा हो गया। और क्या होता है कि एक समय आता है, जैसे कई लोग तो होते हैं ना जो परंपराएं पर भी, जैसे लोग बड़े घरों के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं हम बड़े घर के लोग हैं, हमें पढ़ने का आदत नहीं, लेकिन पढ़ना क्या चीज़ है वो समय की एक रूढ़िवादी बन चुका था। तो उसमें क्या होता है कि उनके बारे में उन्होंने इन सभी जो महिलाएं, जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहने और जॉर्ज इलियट, इन्होंने इन सभी भावनाओं को बताया कि ये सभी समस्याएं होती है एक महिला के जीवन में। तो 1876 में रस सुंदरी देवी आत्मकथा आमतौर पर मतलब प्रकाशित होती है। जो 1876 में क्या होता है कि 1876 में रस सुंदरी देवी आत्मकथा प्रकाशित होती है और इसमें कहता है कि जो महिलाओं की जो जिंदगी होती है, यानी एक समझिए को खाना बनाने वाले किचन में जो जिंदगी होती है महिलाओं को, उनके बारे में इन्होंने वर्णन करते हैं। 1870 में ताराबाई देवी की आत्मकथा आमतौर पर वे जीवन प्रकाशित होती है और 1880 में ताराबाई सिंधे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत को बारे में बताया कि उच्च जाति के जो नारी हैं उनके दयनीय हालत क्या चीज़ है, यानी उनके बारे में रोष जाहिर किया, उनका बताया, उनके बारे में उनकी भावना क्या है उनके बारे में बताया। रामचंद्र ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के आत्मकथाओं पर लिखा कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जो पुस्तक लिखी थी उसमें क्या था, तो जाति प्रथा अत्याचारों पर लिखा गया था। यह जो पुस्तक था वो जाति प्रथा अत्याचारों पर लिखा गया था। अब देखेंगे कि प्रिंट और गरीब जनता, प्रिंटिंग के बारे में समझेंगे, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, छपाई वाली, और उसमें गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझिए। मुद्रण के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। से बात करते हैं कि हम 19वीं सदी में, तो जो शहरों में होते छोटी किताबें और सस्ती दामों में वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जा सकता है, यानी एक जगह से उसको पैकेट में, यानी जिसे हैंडबुक के नाम से जानते हैं, यानी हैंडबुक एक चौराहों पर भी लेकर जाकर बेचा जा सकता है ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सके। 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हो गई। सार्वजनिक यानी पब्लिकली जो पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरीज होती है, उसकी एस्टेब्लिश्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी स्थापना शुरू हो जाता है। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की पहुंच बढ़ने लगी। लोग जो जितने गरीब लोग थे या जितना डिमांड था, जैसे हम यहाँ पे 75 और 5 का जो एग्जाम्पल लिए थे, उस तरह से लोगों को ज़रूरत पूरा होने लगी। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1838 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छापकर जातीय एवं वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश किया। जो कानपुर के मिल मजदूर थे जिसका नाम था कारी बाबा ने, यह 1838 में क्या किया, एक किताब लिखा जिसमें छोटे और बड़े वर्गीय शोषण के बीच में रिश्ता बताया कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं और बड़े वर्ग के लोग कैसे इस पर शोषण करते हैं, उसके बारे में संबंध बताया कि कैसे किस प्रकार से शोषण करते हैं। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक रहेगा कि प्रिंटिंग और प्रतिबंध, यानी प्रिंटिंग में प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स, जब देखते हैं कि यहाँ का गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग्स, उसके विरुद्ध जब पत्रिका छापा जाता है तो उसमें वह क्या लगा देता है कि प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप ऐसे पत्रिका को नहीं छाप सकते हैं, जबकि आप वैसे पत्रिका को छापे जो हमारे शक्तियों को प्रदर्शित करता हो कि नहीं अंग्रेज इतना पावरफुल है। तो 1798 में पहले औपनिवेशिक शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं हुए थे। 1898 तक जो औपनिवेशिक शासक थे वो सेंसर को लेकर गंभीर नहीं हुए थे। शुरुआत में जो भी थोड़े बहुत नियंत्रण
लगाए जाते थे वह भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेज लगाए जाते थे जिसे कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। यानी ऐसे मतलब जो कुशासन था यानी उसका जो शासन था, कैसे उन्होंने निर्दयता से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे लोगों को उस समय तक मारता था। 1857 से पहले बहुत अधिक लोगों को पिटाई करता था। तो क्या होता है कि उसके बारे में बताता है और इसमें लोग प्रतिबंध भी उसको लगा देते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता प्रति अंग्रेज हुकूमत का रवैया बदलने लगा। उन्होंने 1857 की क्रांति देखी, इतना भीषण क्रांति था, बहुत कितने अधिक लोग मारे गए थे। यानी 1857 की सबसे बेहद मतलब बहुत बड़ी एक क्रांति थी। उसी में वहाँ के जो ब्रिटेन की रानी राजा होते हैं उसके द्वारा निर्देश आता है कि अब नए राज्य को नहीं अधिकार में यानी नए राज्य को नहीं जीता जाएगा। अब रवैया उन्हें उसका जो स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता उस पर उसका रवैया बदलने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। वर्नाकुलर इसके लिए एक 1878 में वर्नाकुलर एक्ट मतलब उसको क्या किया गया, पारित किया गया। इस कानून से सरकार वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादक पर सेंसर लगाने के लिए कुछ शक्ति प्रदान कर दी। और वर्नाकुलर एक्ट के तहत क्या होता है, यहाँ के जो वायसराय थे उनको वह शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि आप इस प्रेस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब राजद्रोही रिपोर्ट छापने पर जैसे क्या होता है ना कि उसका जो उसमें सेंसर लगाया था वर्नाकुलर एक्ट के तहत, तो अंग्रेजी लैंग्वेज पर सेंसर नहीं लगाया गया था। उसमें कई ऐसे पत्रिका थे जिसमें सेंसर लगा दिया जाता था जो उनको राजद्रोह जो यहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई बंगाली भाषा है या तमिल भाषा है या हिंदी भाषा है मराठी भाषा है, इसमें वो छाप नहीं सकता था अंग्रेजों के विरुद्ध। अगर उसे कोई छापना होता था तो उसे बाकायदा परमिशन लेना पड़ता था, बट वो अंग्रेज लोग जो है परमिशन नहीं देते थे। लेकिन अगर अंग्रेजी भाषा में यही छापना चाहते तो वो स्टार्टिंग था, क्योंकि उनका कल्चर यहाँ पे थोपना था ना। अंग्रेजी भाषा में वह प्रकाशित करने में रोक नहीं लगाते थे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती थी। तो राजद्रोही रिपोर्ट छापने पर अखबार चेतावनी दी जाती थी, और यदि आप उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसे भी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाएगा और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाएगा। यानी उसके तहत क्या होता है कि अगर एक नोटिस जारी करता था और आप उसको अगर नहीं मानते हैं तो आपके जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग मशीनों को जब्त कर लिया जाता था। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कैसा लगा सेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।